Hello everyone. In this video lecture, we are going to solve sample question paper for class plus 2 physics for the academic session 2024 and 25. Maximum marks 70 and time allow is 3 hours. First of all, we take a journal instruction. There are 33 questions in all and all questions are compulsory, and these 33 questions are divided into 5 sections, that is A, B, C, D and E. Section A consists of 16 questions, 12 MCQ and 4 assertion and reasoning type question answer. Section B contains 5 questions of 2 marks each, and section C contains 7 questions of 3 marks each. Section D contains 2 case-based study questions of 4 marks each, and section E contains 3 long answer type questions of 5 marks each. There is no overall choice, however, an internal choice has been provided in 1 question in section B, 1 question in section C, 1 question in each case-based study question in section D, and all 3 questions in section E. You have to attempt only one of the choice in such questions. Use of section A, question number 1. A uniform electric field pointing in positive x direction exists in a region. Let A be the region, B be the point on x-axis at x is equal to plus 1 centimeter, and C be the point on the y-axis at y is equal to plus 1 centimeter. Then the potential at point A, B and C satisfy. इस क्वेश्चन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है जो कि पॉजिटिव एक्स की तरफ लाई कर रही है, और जो ए पॉइंट है वो मान लो ओरिजिन के ऊपर दिया हुआ है, और बी पॉइंट जो है वो 1 सेंटीमीटर है ओरिजिन से अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और सी पॉइंट जो है अलोंग वाई एक्सिस है 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर. सो इन दिस क्वेश्चन हमारे पास जो पोटेंशियल बनेगा पॉइंट ए, बी एंड सी, उसके लिए रिलेशन क्या बनेगा हमारे पास, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जब हम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ किस तरफ होगी, अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में. तो इन दिस डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज होता है, मतलब डिक्रीज होना शुरू कर देता है जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं. तो यहाँ पे इन दिस केस जो पोटेंशियल होगा एट पॉइंट ए ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी. सो इन दिस क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शन जो है बी करेक्ट ऑप्शन होगी. क्वेश्चन नंबर 2 है, अ कंडक्टिंग वायर connect two charge conducting sphere of radii r1 and r2 such that they attain equilibrium with respect to each other. The distance of separation between the two sphere is very large as compared to either of their radii. The ratio of the amplitude of electric field at the surfaces of the sphere of radii r1 and r2 is. इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 कंडक्टिंग स्फीयर दिए गए हैं. एक स्फीयर मैंने ये ले लिया, दूसरा ये, और जो फर्स्ट स्फीयर है वो बिगर है एज कंपेयर टू सेकंड वन, और जो रेडियस है फर्स्ट स्फीयर का वो r1 ले लिया, और रेडियस ऑफ स्फीयर 2 इज r2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ उनके रेडियस के, और ये दोनों स्फीयर जो है वो कंडक्टिंग स्फीयर है, और इन दोनों को ज्वाइन किया गया है एक कंडक्टिंग वायर के साथ. इस क्वेश्चन में गिवन है इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. जब इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी तो इन दैट केस जो पोटेंशियल बनेगा हमारे पास बिगर स्फीयर के ऊपर वो किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एट स्मॉलर स्फीयर के ऊपर, मतलब V1 इज इक्वल टू V2 के बराबर हो जाएगा. अगर पोटेंशियल बनता है फर्स्ट स्फीयर के लिए V1 और सेकंड के लिए V2. सो यहाँ पे हो जाएगा V1 इज इक्वल टू V2, और पोटेंशियल एट ए पॉइंट होता है चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. सो अब जो स्फीयर फर्स्ट है उसके ऊपर चार्ज मैंने Q1 लिया है, दूसरे के ऊपर Q2, तो हमारे पास पोटेंशियल बन जाएगा फर्स्ट स्फीयर के लिए K Q1 ओवर R1 इक्वल टू K Q2 अपॉन R2. के के साथ के कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा इसको रीरेज कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा Q1 ओवर Q2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2. दिस इज इक्वेशन नंबर 1.
अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एट ए पॉइंट, वो हमारे पास आती है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। सो फर्स्ट स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज इक्वल टू के क्यू वन आर वन का स्क्वेयर हो जाएगा, और सेकंड स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इज इक्वल टू के क्यू टू ओवर आर टू का स्क्वेयर हो जाएगा। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा E1 ओवर E2 इज इक्वल टू के क्यू वन ओवर आर वन का स्क्वेयर ओवर के क्यू टू ओवर आर टू का स्क्वेयर। के के साथ के कैंसिल हो जाएगा और थोड़ा इसको रीरेज कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा क्यू वन आर टू का स्क्वेयर अपॉन क्यू टू आर वन का स्क्वेयर। क्यू वन ओवर क्यू टू, ये वैल्यू हमारे पास आर वन ओवर आर टू भर देंगे, मल्टीप्लाई आर टू का स्क्वेयर नीचे आर वन का स्क्वेयर, स्क्वेयर के साथ ये कैंसिल हो जाएगा इस तरह से, तो हमारे पास बन जाएगा आर टू ओवर आर वन। तो हमारे पास आ जाएगा E1 ओवर E2 इज इक्वल टू R2 ओवर R1। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो हो जाएगी दैट इज R2 ओवर R1। सो इन दिस क्वेश्चन B इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, a long straight wire of circular cross section of radius A carry a steady current I. The current is uniformly distributed across its cross section. The ratio of magnitude of the magnetic field at a point A by 2 above the surface of wire to that of a point A by 2 below the its surface is. इस क्वेश्चन में हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है उसका, और उसका जो वायर है उसका रेडियस A है और उसमें से जो स्टेडी करंट I फ्लो कर रहा है, और जो करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इस तरह से हमने जो रेशियो बनेगी मैग्नेटिक फील्ड हमने निकालनी है एट ए पॉइंट इनसाइड ऑफ द वायर, मतलब जो इसका सेंटर है, सेंटर से A/2 डिस्टेंस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और जो सरफेस है इस वायर का, सरफेस से A/2 डिस्टेंस के ऊपर, मतलब सरफेस से अबव A/2 डिस्टेंस के ऊपर और बिलो A/2 डिस्टेंस के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया और उसकी रेशियो निकाल लिया। तो हम जानते हैं जो करंट कैरिंग सर्कुलर वायर होती है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी V0I ओवर 2πr। तो पॉइंट P2 जो है वो हमारे पास है अबव द सरफेस ऑफ द वायर, कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, ये A/2 डिस्टेंस है, और इस तरह से यहाँ तक ये A हो गया और ये A/2, तो यह बन जाएगा A प्लस A/2, मतलब R कितना बन जाएगा A प्लस A/2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 आ गया, तो 2A प्लस A दिस इज इक्वल टू 3A/2 बन जाएगा। तो एट पॉइंट P2 जो मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं V2 बन रही है, और ये आ जाएगा μ0I ओवर 2π 3A/2, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू μ0I ओवर 3πA। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी P1 के ऊपर B1 इज इक्वल टू μ0, करंट हो जाएगा I/4 ओवर 2πA/2। अब 4 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, मैं हमारे पास बन जाएगा 2 μ0I ओवर 4 मल्टीप्लाई 2πA, 2 के साथ 2 कैंसल, दिस इज इक्वल टू μ0I ओवर 4πA, दिस इज 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम डिवाइड कर देंगे 1/2 वी गेट, अब B2 ओवर B1 इक्वल टू V2 हमारे पास μ0I ओवर 3πA ओवर μ0I 4πA। अब μ0I के साथ μ0I कैंसल, πA के साथ πA, 4 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा V2 ओवर V1 इज इक्वल टू 4/3, दिस इज इक्वल टू 4:3, मतलब B2 रेशियो B1 इज इक्वल टू 4:3 आ जाएगा। सो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमारे पास सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द डिफ्रैक्शन इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, जो डिफ्रैक्शन इफेक्ट होगा वो ऑब्जर्व होगा
sound wave as well as a light wave. So here D is the correct option. Next question number 5. A capacitor consists of two parallel plates with an area of cross section of 0.001 meter square separated by a distance of 0.0001 meter. If the voltage across the plates varies at a rate of 10 raised to power 8 volt per second, then the value of displacement current through the capacitor is. इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है. मैंने यहाँ पे P और Q दो पैरेलल प्लेट ले ली और जब हम इसके साथ एक बैटरी को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, इस साइड P साइड जो है पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे और P प्लेट के ऊपर, और साथ में Q प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस, और इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी बीच में, जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी. इसके कारण यहाँ पे एक करंट फ्लो करेगा, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट करंट. उसको हम ID के साथ लिख रहे हैं. जो ये दोनों प्लेट है इनका एरिया जो है सेम है और कितना दिया हुआ है 0.001 मीटर स्क्वायर. मतलब इसको हम थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर. और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वो हमारे पास है 0.0001 मीटर, ये आ जाएगा 1 × 10⁻⁴ मीटर. और जो पोटेंशियल चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमारे पास गिवन है 10⁸ वोल्ट पर सेकेंड. तो इन दिस केस हमने जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा ID उसकी वैल्यू निकाल लिया. अब वी नो दैट इन दिस केस जो कंडक्शन करंट IC किसके हो जाएगा ID के बराबर, और हमारे पास जो IC दिस इज इक्वल टू जो करंट होता है कंडक्शन करंट दैट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज dQ/dt अगर चार्ज Q है तो, और हमारे पास Q इज इक्वल टू इसका होता है CV के बराबर होता है. तो यहाँ पे हम Q की जगह वैल्यू भर देंगे तो ये बन जाएगा d/dt ऑफ CV. तो ये हमारे पास दिस इज इक्वल टू C dV/dt बन जाएगा. तो इस तरह से IC की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते तो हमारे पास बन जाएगा ये, दिस बिकम्स ID इज इक्वल टू IC एंड इट इज इक्वल टू C dV/dt. और जो ये C जो होगा दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसके लिए रिलेशन होता है हमारे पास ε0A/d और dV/dt. सो दिस इज इक्वल टू ε0 की वैल्यू हमारे पास होती है 8.85 × 10⁻⁻12, और एरिया जो है वो हमारे पास कितना है 10⁻⁻3 1 × 10⁻⁻3. तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई dV/dt, और dV/dt कितना है 10⁸ ओवर d. तो d हमारे पास जो है डिस्टेंस दैट इज 1 × 10⁻⁻4, तो 10⁻⁻4. अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻4 ऊपर जाके 10⁻+4 बन जाएगा. तो 8.85 × 10⁻12 × 10⁻3 10⁸ एंड 10⁸. This is equal to 8.85 when the base are same, power added -12 -3 +8 +4, and this is equal to 8.85 into 10⁻12 -3 15, 8 + 4 12. So this is equal to 8.85 into 10⁻³ ये जो है करेक्ट ऑप्शन होगी. क्वेश्चन नंबर 6. In a series LCR circuit, the voltage across the resistor, capacitance and inductance is 10 volt each. If the capacitance is short circuit, the voltage across the inductance will be. इस क्वेश्चन में हमारे पास LCR सीरीज सर्किट गिवन है और जो कैपेसिटर है उसके क्रॉस वोल्टेज, रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज और इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज जो वो सेम दी गई है कितनी 10 वोल्ट ईच है. और बोला गया है कि अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए, मतलब कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाए और तो जो वोल्टेज होगी अक्रॉस द इंडक्टेंस वो हमने फाइंड आउट करनी है. सो इस तरह से हमारे पास वी आर किसका होता है, दिस इज इक्वल टू IR, BC हो जाएगा IXC और BL हो जाएगा IXL. तो जब अब सीरीज में करंट सेम होता है तो हमारे पास यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हो जाएगी XC इज इक्वल टू
कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस आर। सो इम्पीडेंस हमारे पास आ जाएगी, अगर ये सारे एक्स सी एक्स एल आर के बराबर हो जाए तो हमारे पास रेजोनेंस आकर करता है। सो जो इम्पीडेंस होगी जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी भी हमारे पास आर है, एक्स एल भी आर है स्क्वायर, ये आर माइनस आर जीरो हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा आर स्क्वायर। तो जेड इज स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो जेड इज इक्वल टू आर। ये कंडीशन कौन सी होती है? रेजोनेंस कंडीशन होती है। अगर जेड आर के बराबर हो जाएगा तो इन दैट केस रेजोनेंस अगर करेगा। क्वेश्चन में गिवन था कि जो कैपेसिटर जो है जब शॉर्ट सर्किट होगा देन जेड इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब एक्स एल भी किसके बराबर है? आर के बराबर है, तो आर स्क्वायर ये बन जाएगा 2 आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा रूट 2 और रूट आर स्क्वायर, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, दिस इज इक्वल टू रूट 2 आर बन जाएगा। तो जेड इज इक्वल टू रूट 2 आर हो जाएगा। इस तरह से हम करंट निकाल लेंगे तो करंट आई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास वी अपॉन जेड, दिस इज इक्वल टू वी हमारे पास आ जाएगा 10 और जेड दैट इज रूट 2 आर। सो इस तरह से हम निकाल लेंगे पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, दिस इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई डैश एक्स एल एंड दिस इज इक्वल टू आई डैश होगा 10 ओवर रूट 2 आर मल्टीप्लाई एक्स एल किसके बराबर है? आर के बराबर है, आर के साथ आर कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 10 ओवर रूट 2 वी हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 7, करेक्ट मैच ऑफ कॉलम 1 विद कॉलम 2। सो फर्स्ट केस है इंफ्रारेड वेव्स जो होती है दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट के साथ एस मैच हो जाएगा। दूसरा है रेडियो, जो रेडियो वेव होती है हमारे पास दैट इज वो प्रोड्यूस होती हैं। सेकंड है रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स जो प्रोड्यूस होती है रैपिड वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरियल्स दैट इज सेकंड पी के साथ। थर्ड जो है लाइट, लाइट जो होता है इलेक्ट्रॉन इन एटम अमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल। सो लाइट के लिए क्या हुआ जाएगा थर्ड के लिए। फोर्थ आ गया माइक्रोवेव्स दैट इज क्लिस्ट्रॉन्स वर्ल्ड, तो यहाँ पे 4 के लिए आर, तो यहाँ पे कौन सा जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज डी व्हेन इट मूव विद द स्पीड v towards a nucleus. Another alpha particle is projected with high energy such that the new distance of closest approach is d by 2. What is the speed of projection of the alpha particle in this case? सबसे पहले हम जानते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होता क्या है। एक एटम ले लिया जिसका न्यूक्लियस आ गया हमारे पास और उसके ऊपर चार्ज जो है प्लस जेड ई है, और एक एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज जो है प्लस 2 ई है, और ये हीलियम न्यूक्लियस होता है एक। तो जब ये कुछ वेलोसिटी के साथ, मान लो यू वेलोसिटी के साथ न्यूक्लियस जो है एटम का उस तरफ मूव कर रहा है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर, और जैसे ये न्यूक्लियस की तरफ जाएगा तो इसकी एनर्जी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल वो भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस के ऊपर भी प्लस चार्ज होता है, दोनों के बीच में रिपल्शन होगी, रिपल्सिव फोर्स लगेगी, जिसके कारण क्या होगा, जो अल्फा पार्टिकल है उसकी एनर्जी कम होगी और एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे वो रेस्ट में आ जाएगा अल्फा पार्टिकल। तो जब वो रेस्ट में आ जाएगा और न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है दिस इज नोन एज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में फर्स्ट जो अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है एक, वो न्यूक्लियस की तरफ जाता है और उसका जो क्लोजेस्ट अप्रोच आता है वो डी आता है, मतलब यहाँ पे डी आ रहा है और उसकी वेलोसिटी वी है। और एक अनदर अल्फा पार्टिकल है जो भी न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है और उसकी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आ रही है dy2।
और उसकी स्पीड जो है मान लेते हैं v डैश, ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच वो हमारे पास आता है, दिस इज इक्वल टू 2k ZE² अपॉन काइनेटिक एनर्जी जो होगी अल्फा पार्टिकल की। तो दिस इज इक्वल टू 2k ZE² अपॉन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m/u²। तो यहाँ पे हमारे पास d जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u² हो जाएगा, और मतलब जो d आ जाएगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, दिस इज इक्वल टू मान लेते हैं कांस्टेंट और ओवर u²। सो फर्स्ट केस के लिए तो जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बन जाएगी कांस्टेंट ओवर v का स्क्वायर हो जाएगी, दिस इज 1। और सेकंड अल्फा पार्टिकल के लिए हो जाएगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच d/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट ओवर v डैश का स्क्वायर, दिस इज 2। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, d के साथ d कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट चला गया, v1 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 2 इज इक्वल टू v डैश का स्क्वायर अपॉन v²। सो हमारे पास v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2v²। अब स्क्वायर को इस साइड ले जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो v डैश इज इक्वल टू √2v² का स्क्वायर रूट, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो v डैश इज इक्वल टू √2v के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा आंसर। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास b जो है करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 6 cm and the refractive index is 1.5. The distance of the virtual image from the surface of the sphere is। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ग्लास स्फीयर है और उसका रेडियस जो है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, और जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान लो 1.5 है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 हो जाएगा 1। तो जो और ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर है स्फीयर का, वहां पे उसको प्लेस किया गया है। तो इसके द्वारा जो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी इन दैट केस वो हमने निकालनी है, उसकी डिस्टेंस मतलब v निकालना है। अब देखो ये सेंटर के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस हो जाएगी, दैट इज u और r दोनों जो है 6 सेंटीमीटर होंगे। तो रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसिस, इन दिस केस ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर मीडियम में लाई कर रहा है, तो इन दैट केस n2 ओवर v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, और n2 कितना है, दिस इज 1 अपॉन v माइनस n1 है 1.5 ओवर u जो है हमारे पास दैट इज 6। अब साइन कन्वेंशन भी लगा लेंगे, तो u माइनस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आल्सो r इज इक्वल टू माइनस 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस, दिस इज इक्वल टू n2 माइनस n1 1.5 और r हो जाएगा माइनस 6। सो थोड़ा इसको और सॉल्व करेंगे, तो 1 ओवर v इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इस साइड ले जाएंगे, जब सॉल्व करोगे हमारे पास बन जाएगा माइनस 3 ओवर 12 प्लस 1 ओवर 12, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास इन दिस केस 12, और ये बन जाएगा माइनस 3 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर 12, दिस इज इक्वल टू माइनस 1/6। तो 1 ओवर v इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 6, तो v इज इक्वल टू माइनस 6 सेंटीमीटर। सो इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगी 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, द कलर ऑब्जर्व्ड ऑन CD दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो हियर B इज द correct option. Question number 11, the number of electrons made available for conduction by dopant atoms depends strongly upon doping level. जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डोपिंग लेवल के ऊपर। सो इन दिस क्वेश्चन A इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इफ द कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट्स रेडियस डिक्रीज बाई 0.1%, then the percentage change in its resistance is approximately। एक कॉपर वायर है उसको आप स्ट्रेच करते हो और उसका रेडियस जो है डिक्रीज होता है 0.1%, तो जो परसेंटेज चेंज होगी उसकी रेजिस्टेंस में वो किसके बराबर होगी। हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, और कंबाइन करके R इज इक्वल टू रो L ओवर A आ जाएगा, ठीक है। अब
कॉपर वायर हमने ले ली जिसका रेडियस मान लेते हैं आर, और जो रेडियस में चेंज आ जाएगा दैट इज डेल आर ओवर आर, ये हमारे पास आ जाएगा इसमें चेंज रेडियस में। तो थोड़ा इसको रीरेज करते हैं, हमारे पास इसको रीरेज कर देंगे, एरिया के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा रो एल ए ओवर ए स्क्वायर, और लेंथ मल्टीप्लाई एरिया ये बन जाएगा इसका वॉल्यूम रो बी ओवर ए स्क्वायर। अब वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा आर इज इक्वल टू रो ओवर ए स्क्वायर। अब हमने जो एरिया होता है वायर का पाई आर स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू रो पाई स्क्वायर आर की 4। चेंज निकालेंगे रेजिस्टेंस में तो वो हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0.1, दिस इज इक्वल टू 0.4%। दिस क्वेश्चन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 to 16 assertion and reason टाइप क्वेश्चन आंसर है। सो फर्स्ट next question number 13 assertion on increasing the current sensitivity of a galvanometer while increasing the number of turns may not necessarily increase its voltage sensitivity। assertions 2 है, देखो जो करंट सेंसिटिविटी होता है थीटा अपॉन आई, ये हमारे पास किसके बराबर होता है एन बी ए ओवर के, ठीक है। एन नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया आ जाएगा, ये कांस्टेंट। सो एन अगर हम क्वेश्चन में लिखा गया है कि अगर हम एन को इंक्रीज करते हैं तो ये करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, ये तो करेक्ट है। मे नॉट नेसेसरली इंक्रीज इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी, जो अगर हमने करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज किया है नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करके, तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होती है थीटा अपॉन वी, दिस इज इक्वल टू एन आई बी ए ओवर के वी होता है, ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू एन आई बी ए ओवर के, अब v इज इक्वल टू आर आई होता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की जो होगी गैल्वेनोमीटर की आर जी ले लिया, आई के साथ आई कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा अपॉन वी ये हमारे पास बन जाएगा एन बी ए ओवर के आर जी। अब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, तो जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास वोल्टेज जो है कांस्टेंट रहेगी। तो नेसेसरली ये नहीं है कि अगर हम टर्न्स को इंक्रीज करें तो उससे करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, बट वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो असर्शन 2 है। अब रीजन लिखा हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, तो रीजन भी ट्रू है। आल्सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगी इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 असर्शन इन ए हाइड्रोजन एटम देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन व्हाट इट्स एमिशन स्पेक्ट्रम शो मैनी लाइंस। असर्शन 2 है। अब जो हाइड्रोजन एटम है क्योंकि वो डिफरेंट लेवल से डिफरेंट लेवल में जंप करेगा, तो इन दैट केस जो एमिशन स्पेक्ट्रम जो होगा वो उसमें काफ़ी लाइन आपको नजर आ जाएगी। रीजन क्या होगा, इन अ गिवन सैंपल ऑफ हाइड्रोजन देयर आर मैनी एटम्स ईच कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, hence many electrons in different atoms may be in different orbit, so many transitions from higher to lower orbit are possible। so reason जो है correct explanation assertion की है, तो इस तरह से यहाँ पे भी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 15 assertion nuclei having mass number about 60 are least stable। assertion false है। जो न्यूक्लियाई होंगे जिनका मास नंबर 60 होगा वो मोर स्टेबल होंगे क्योंकि हमारे पास उनकी हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी। रीजन है व्हेन 2 और मोर लाइट न्यूक्लियाई आर कंबाइंड इनटू अ हैवी न्यूक्लियस देन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल डिक्रीजेज। रीजन भी फॉल्स है क्योंकि जब हमारे पास 2 और मोर लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस बनता है तो हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल इंक्रीज करती है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास
if both assertion and reason are false. So D option is the correct option. Assertion: de Broglie wavelength of a freely falling body keeps decreasing with the time. जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है फ्रीली फॉलिंग बॉडी की, वो डिक्रीज करती है विद द टाइम। जब फ्री फॉल होता है, जब हमारे पास फ्री फॉल होता है, जो एक्सेलरेशन होगा बॉडी का वो ग्रेविटी के कारण होता है, मतलब ए जी के बराबर होता है। तो हमारे पास जी की वैल्यू जो है वो, मतलब ये हमारे पास एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। बट फ्री फॉल के केस में जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज होती है बॉडी की। तो मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इनटू वेलोसिटी। और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा। अब हमारे पास जो वेवलेंथ होती है दिस इज इक्वल टू एच ओवर पी के बराबर होता है। तो वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, और मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है तो वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज करेगी। सो यहाँ पे असर्शन 2 है। रीजन: द मोमेंटम ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इंक्रीजेज विद द टाइम। सो यहाँ पे रीजन भी करेक्ट है, आल्सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगी।